नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। लखनऊ की लड़ाई पहले दिल्ली पहुंची, चुनाव आयोग के सामने साइकिल पर दावेदारी हुई, फिर अचानक सुबह दिल्ली टू लखनऊ हो गया संग्राम का रुख। शर्तों के साथ सुलह का दौर शुरू हुआ। तब लगा था कि अब साइकिल फिर से उसी रफ्तार में चल सकेगी, लेकिन सारी कवायदें बेकार रही और मामला दंगल फिर दिल्ली की ओर दौड़ गया। दरअसल सुलह की कोशिशों में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच बैठक हुई। अखिलेश यादव की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई, लेकिन 3-4 घंटे मीटिंग और मंथन के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी संग्राम न हुआ, बल्कि सीरियल सरीखा हो गया है, क्योंकि यहाँ तो पल पल बदल रही है भाषा और पल पल बदल रही है आशा। हालात ये हैं कि एक तरफ तो दोनों खेमे चुनाव आयोग के दरवाजे पर खड़े होकर दम दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सुलह के दरवाजे और खिड़कियां भी खुलते दिखे थे। चुनाव घोषित हो जाने का चुनाव घोषित हो जाने का ये मतलब कहाँ से हो गया कि अब कोई रास्ता नहीं निकल। नहीं सर, अगर सिंबल बन जाता है क्या समाजवादी नेता हिम्मत हार चुके हैं? यह सारे दरवाजे बंद हो गए। नहीं सर, अगर क्या रास्ता हो सकता है? मतलब अब डेडलॉक कंटिन्यू है दोनों पक्षों की तरफ से, क्या रास्ता हो सकता है? खुदाई के अलावा हर चीज मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है? वो भी कहाँ लगता था मुमकिन होगा कि निष्कासन 24 घंटे से पहले वापस हो जाएगा, बाप और बेटे इस तरह मिल पाएंगे, कहाँ सोचा था किसी ने? वो भी संभव हुआ। दरअसल कल मुलायम खेमे की आयोग में साइकिल पर दावेदारी जताने के बाद आज रामगोपाल यादव ने भी अपना दावा पेश कर दिया। देखिए, हमें जो कहना था हमने इलेक्शन कमीशन में कह दिया है और बाकी इलेक्शन कमीशन ने। आप लोग सर अगला कदम क्या होगा? आप लोग की तैयारी क्या है? नहीं, हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं, अगला निर्णय जनता करेगी। तो चुनाव आयोग के साथ बातचीत चुनाव आयोग से बातचीत हुई, हमने अपना पक्ष रखा, अब चुनाव आयोग उस पर विचार कर रहा है। चलो। हालांकि इस दावेदारी के बीच अखिलेश यादव मुखिया मुलायम सिंह से मिलने जा पहुंचे। फिर कयासों के दौर में कहानी किस्सा गोई हुई कि अखिलेश यादव ने शर्तों के साथ सुलह का मसौदा सौंपा है, जिसमें मुलायम सिंह को फिर से नेताजी बनाकर चाचा शिवपाल को दिल्ली की जागीर सौंपने की शर्त है। वहीं टिकट बांटने का काम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के हाथ में ही रहने की शर्त है। वहीं सियासी फिजाओं में फैली खबर ये भी है कि दोनों खेमों से एक एक मोहरे का किरदार कतरा जा सकता है। रामगोपाल यादव और अमर सिंह पार्टी से बाहर हो सकते हैं, लेकिन बयानों के बीच ये दावे हवा हो गए। समाजवादी पार्टी के 90% MLA, MP, MLC और जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ हैं। इसलिए अखिलेश यादव की जो नेतृत्व वाली पार्टी है वही समाजवादी पार्टी है, ये हमने मांग की है। बहरहाल चुनाव आयोग के आंगन में भले ही दम भरते दिखे हो दोनों खेमे, लेकिन साइकिल के जब्त होने की आशंका ने भविष्य के वजूद पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। वैसे भी सियासत में संभावनाएं कभी शून्य नहीं होती, लिहाजा शर्तों के साथ सुलह ने इस दंगल के दी एंड के दरवाजे खोले थे, लेकिन शाम होते होते सारी कवायद पर ग्रहण लग गया, यानी शर्तों वाली सुलह फेल हो गई। ऐसे में सवाल ये है कि अब साइकिल का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। तो शर्तों वाली सुलह पूरी तरह से फेल हो गई। हालांकि हम सभी ने उम्मीदें लगाई थी कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सुलह का फॉर्मूला निकल आएगा, स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि उम्मीद अभी बाकी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ स्टूडियो से। सबसे पहले उनका परिचय आपको हूं। आसिम वकार जी हैं, सपा नेता। आसिम वकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुरजीत सिंह जी हैं बीजेपी से।
सुरजीत सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिंह जी हैं कांग्रेस नेता। अशोक सिंह जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से मौजूद हैं। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूं। अमिताभ जी, सबसे पहले तो हम लोगों को यही लगा था कि जो चीजें हैं, जो स्थितियां हैं, पल पल की बदल रही हैं, घटनाक्रम बदल रहा है, शायद अब चीजें ठीक हो जाए। लेकिन उसके बाद जो सुलह का फॉर्मूला निकाला गया, बैठकें चली, बैठकों के बाद भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्या लगता है आगे स्थितियां बदलेंगी, ठीक होगा या फिर कोई और समीकरण? स्वाति, स्थितियां क्या बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, इस मामले में समाजवादी पार्टी में ना तो अखिलेश जी बोल सकते हैं, न शिवपाल जी बोल सकते हैं, न रामगोपाल बोल सकते हैं। तो मैं क्या कहूं जी, जिस कदर वहां धुंध छाई है, आज 3.5 घंटे पिता पुत्र बैठे एक राउंड, हाँ। उसके बाद पिता पुत्र और चाचा बैठे, कोई चौथा नहीं। ऐसे ऐसे फॉर्मूले आ गए, ऐसी ऐसी शर्तें आ गई, लग रहा था कि शायद ये लोग समझौता न करने के लिए ही समझौते की मेज पर बैठे हैं। हाँ। बहुत सारी बातें हैं। कहा गया कि मुख्यमंत्री जी ने चाहा कि टिकट बांटने का 100% अधिकार उनके पास हो, तो मुलायम सिंह जी की ओर से मामला आया कि फिर हम क्या करेंगे। दूसरा प्रश्न आया कि अमर सिंह जी को पार्टी से निकालो, उधर से कहा गया आप रामगोपाल को निकालो। तीसरी बात आई मुख्यमंत्री जी की तरफ से, जैसा लोग बता रहे हैं कि शिवपाल जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल नहीं देंगे, तो शिवपाल जी पूछ रहे हैं कि हम क्या तमिलनाडु में देखेंगे पार्टी। जब पार्टी ही उत्तर प्रदेश की है तो दखल क्या जापान में देंगे जी। तो ऐसी बहुत सारी अव्यवहारिक चीजें सतह पर आई। 3-3.5 घंटे मंथन चला, उसके बाद भी कुछ मध्यस्थ बीच सक्रिय हुए, नारद राय, ओम प्रकाश, बहुत सारे लोग सक्रिय हैं, सीपी राय भी मिले, इसने भी कुछ भूमिका निभाने की कोशिश की, आजम साहब लगे हैं। लेकिन जो मूल प्रश्न है ना, जो हम आज बहस लेके आए, अब मुझे लगता है कि दोनों पक्ष इतना आगे निकल चुके हैं कि पीछे आना मुश्किल, और अगर वो आना भी चाहे तो दोनों के जो सिपह सलार हैं वो अब दोनों अपने नेताओं को एक साथ आने नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में जो सिपह सलार थे वो लोग अपने अपने खेमे में महत्वपूर्ण हो गए। जो मुख्य समाजवादी पार्टी में महत्वहीन थे वो अब किसी खेमे में तो महत्वपूर्ण हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि अब समझौता का रास्ता बहुत कठिन हो गया है। बकार साहब, डेडलॉक हो गया। समझौते की कोई गुंजाइश है? जो स्वाति मुझसे पूछ रही थी वो सवाल मैं आपसे पूछता हूं, समझौते की कोई गुंजाइश है क्या? जनाब अमिताभ अग्निहोत्री जी, राजनीति में किसी भी संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है, और राजनीति करने वाले लोग जानते हैं कि कभी भी किसी वक्त भी कैसी भी स्थिति हो उससे निपटना हम ही को है, तो हम हिम्मत भी नहीं हारते हैं। और जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो जब लोगों को लगता है कि सब खत्म हो गया, तो जो सियासी लोग होते हैं वो हर चीज को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं, और एक अचंभा होता है लोगों को। तो मैं समझता हूं कि अभी बहुत वक्त है, अभी संभावनाएं बहुत हैं, और हम लोग जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए या सब कुछ सामने ना आ जाए तब तक हम कोई किसी की बात नहीं मानेंगे। हम आखिरी दम तक ये दुआ भी करेंगे और इस मामले में कायम भी रहेंगे अपनी जगह पर कि अभी भी, क्योंकि माननीय नेताजी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रिश्ता है भाई, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम। आप उम्मीद पे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी एक बात से नाइत्तफाकी रखता हूं। आपने कहा अभी बहुत वक्त है। किसी भी समझदार राजनीतिक दल के लिए अब वक्त, कल या परसों में आचार संहिता लगने जा रही है, चुनाव का नगाड़ा बज जाएगा।
आपको अभी भी वक्त लग रहा है मित्र? नहीं सर, देखिए जो स्थिति खड़ी हो गई हजरत, जो स्थिति खड़ी हो गई है, ये स्थिति अब तो खड़ी हो गई है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन हकीकत अमिताभ जी ये दिए कि हम लोग के जो दिल है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की एकजुटता और अखंडता को देखना चाहते हैं। माननीय नेताजी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो रिश्ता उनका है वो हम सब जानते हैं कि एक बेटे के और एक वालिद के बीच में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बाहर वालों को नहीं पता होती हैं। और मैं समझता हूं कि बेटे और वालिद के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो उनके बीच में बातें हो जाएंगी, जिस तरह से गिले शिकवे हो जाएंगे, वकार साहब, हम आएंगे आपके पास, गले लग सकते हैं, हम आप उस हिसाब से नहीं समझ सकते पूरी नहीं होती, तो हम जब हम आप उस हिसाब से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन दुनिया का दस्तूर है कि अमूमन चाहते पूरी नहीं होती। अशोक सिंह, कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में, समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी भी बहुत गहरी नजर रखे हुए है। बहुत गंभीरता के साथ इस बात को लगातार कहा गया पॉलिटिकल सर्किल में कि कांग्रेस अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ अलायंस भी चाहती है, इसलिए भी शायद आपकी रुचि ज्यादा होगी कि यह संघर्ष किस मोड़ पर जाता है। कांग्रेस का असेसमेंट क्या है? आज रात 8 बजे समाजवादी पार्टी में जो युद्ध चल रहा है उसमें ऊंट किस करवट बैठेगा, दाएं के बाएं या खड़ा रहेगा? अशोक सिंह। अमिताभ जी, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि 2017 में मैं पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूं और आपके चैनल पे आया हूं। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो ये पारिवारिक झगड़ा है और सत्ता की बंदरबात का झगड़ा है। आपको भी हमारा मुलायम सिंह यादव जी के लिए भी साधुवाद है और आदरणीय मुलायम सिंह जी को भी साधुवाद है और आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी साधुवाद है। कांग्रेस से इससे कोई मतलब नहीं है, चुनावी वर्ष है। ये 2012 का भी जनमत का अपमान समाजवादी पार्टी कर रही है। लगातार हम कहते आ रहे थे उत्तर प्रदेश में कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं और उस बात की पुष्टि होती है। आखिर 2012 की जनता ने, अमिताभ जी मैंने आपको बहुत करीब से सुना और करीब से देखा भी है। समाजवादी पार्टी के बारे में आपसे ज्यादा मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता होगा। आपने बनते भी देखा और आज बिगड़ते भी देख रहे हैं। सवाल इस बात का है कि 2012 में जिन मुद्दों को लेकर समाजवादी, अरे अशोक जी, अब तो लड़ाई इस बात की है कि अखिलेश यादव अकेले मुख्यमंत्री चुनावी वर्ष। अमिताभ जी, अब तो चुनावी वर्ष है। पौने 5 साल लगातार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। जो जनमत उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, ये उसका अपमान कर रहे हैं। जो वक्त मिला था 4-6 महीने, जो चुनाव से पहले का वक्त होता है, उसमें विकास के बहुत सारे काम हो सकते थे। उत्तर प्रदेश की दशा सुधर सकती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर सकती थी, मगर नहीं। ये लगातार जो आरोप हमने लगाए कि सरकार में बंदरबाट और सत्ता की लड़ाई है, वो सड़क पर आ गई है। तो इससे कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। हम 403 सीटों पर अकेले लड़ने जा रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कई बार कहा है, गुलाम नबी आजाद साहब हमारे प्रभारी आदरणीय राज बब्बर जी ने भी कई बार कहा है। तो हमें झगड़े से कोई मतलब नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता इस झगड़े को तय करेगी 2017 में और चुनाव में। ठीक बात अशोक जी, लेकिन आपकी बात को हम स्वाति से कहेंगे, रिकॉर्ड करके रखो अशोक जी की बात को कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और अगर कल गठबंधन हो जाए निश्चित तौर पर अमिताभ जी आज की डेट में स्टूडियो में सुरजीत सिंह जंग साहब, अमिताभ जी राजनीतिक संभावना का विषय होता है। अमिताभ जी मैं आपका जी ठीक है अशोक भाई, ठीक है, मैं डंग साहब के पास जाऊंगा। बहुत व्यक्तिगत सम्मान, बहुत पुराने नेता है, राजनीति को समझते हैं। वो बीजेपी के नेता जरूर है, लेकिन मैं कहूंगा डंग साहब, बीजेपी को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, मुझे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बताओ, आपका तजुर्बा क्या कहता है, ये लड़ाई कहां जाके रुकेगी? गाड़ी का ब्रेक फेल है, गाड़ी ढलान पर है, रुकेगी कहां जाके, ये बताइए। देखिए, ये सामान्य ज्ञान की बात है। कॉमन सेंस ये कहता है कि टूटी हुई समाजवादी पार्टी
किसी भी दृष्टि से न जनता के लिए उपयोगी है, न उस परिवार के लिए जिसमें झगड़ा चल रहा है वहां के लिए उपयोगी है। मुझे तो लगता है कि एक प्रबल संभावना है कि चाहे किसी गुट को घाटा हो या मुनाफा हो, किसी को कुछ लाभ हो, किसी का अहंकार कहीं टूटे, मगर अंत में समझौता होना ही होना है। क्योंकि इतना माननीय मुलायम सिंह जी भी जानते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि साइकिल का पहिया किसी के हाथ में आए और हैंडल किसी के हाथ में आए या साइकिल ही गायब हो जाए तो दोनों को नुकसान होने वाला है, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रबल संभावना है कि चाहे जो परिस्थिति बने अंत में कुछ न कुछ समझौता हो सकता है। मगर एक दूसरी संभावना जो अब लगता है कि शायद जैसे जैसे समय बीत रहा है वो संभावना बढ़ती चली जा रही है। एक रहीम ने लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जुड़ने पर वो फिर जो है वो लगे वो गांठ पर जाए। तो ये जो गांठ बनेगी, इस गांठ के कारण मत तोड़ो चटकाए, जनता के बीच भी समाजवादी पार्टी की विश्वसनीयता घटेगी। और एक बात फिर ना जुड़े गांठ पड़ी जाए कि जो जुड़े गांठ पर जाए तो गांठ तो बनेगी। और ये गांठ बनाने में जैसा आपने भी संभावना प्रकट की और आपने कहा कि हाँ ये स्थितियां बन रही हैं। जो छुटभइये थे, जो समाजवादी पार्टी में छुटभइये थे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, आज दोनों गुटों में सक्रिय होकर के कोई माननीय मुलायम सिंह जी के पक्ष में खड़ा है और कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में। उनकी कोई अहमियत नहीं थी, आज उनकी अहमियत बन गई है। उनका पूरा प्रयत्न रहेगा कि किसी प्रकार का समझौता न हो सके। अगर समझौता होता है तो वो दोनों लोगों के बीच अविश्वसनीय बनेंगे, तो उनका भी अपना अहंग है जिस पर चोट पहुंचेगी, उनके भी स्वार्थ है जिस पर चोट पहुंचेगी। ठीक है। मगर एक बात बहुत साफ है, एक बात कहूंगा, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। एक बड़े मंदिर से जी डॉक्टर साहब एक बात दिमाग में आई, वो कह दूं, एक बड़े मंदिर से दो मूर्तियां उसमें रखी हो, उसको एक एक मूर्ति अलग करके दो मंदिर बना लो तो पुजारियों की मौज हो जाती है दो मंदिरों में। ठीक बात है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मगर उन दोनों मंदिरों की महत्ता तो घट जाएगी ना। वो जो मंदिर की मूर्तियां, अब अगर आज जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है तो वहां पर 3 मूर्तियां हैं, उन तीनों की जो शोभा है वो एक 3 मंदिरों में बैठ जाए तो वो शोभा नहीं होगी। माननीय मुलायम सिंह जी ने लगभग पूरा जीवन किशोरावस्था से समाजवादियों के संपर्क में आकर के एक समाजवादी पार्टी खड़ी की। अब एक कठिनाई इसमें जरूर रही है कि वो भगवान कौन बोलेगा, परिवारवाद पर ही आधारित मौज तो आ गई। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये कह रहा था कि मुलायम सिंह जी ने जो पार्टी बनाई, नाम तो समाजवादी था मगर वो परिवारवादी पार्टी बनती चली गई। लगभग 25 उस परिवार के सदस्य, आज कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई कोऑपरेटिव का चेयरमैन बना है, कोई जिला पंचायत का चेयरमैन बना है, कोई नगर पालिका परिषद में निगम में बैठा हुआ है, खाली कोई भी नहीं है। और ये जितने लोग सत्ता में होते हैं, सत्ता के साथ लिपट के रहना ये साधारण मनुष्य का स्वाभाविक बने उसका स्वभाव है। कोई भी अपनी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता। आज एक बिंदु जो लोग अक्सर विश्लेषकों की नजर से ओझल हो जाता है, जहां एक तरफ मुलायम सिंह जी हैं और शिवपाल जी हैं, दूसरी ओर राम गोपाल जी और अखिलेश जी हैं, एक तीसरा जो जैसे संगम में सरस्वती लुप्त रहती है, एक सवाल हिस्सा है, एक सवाल वो है श्रीमती साधना जी, डिवाइडेड सपा और उनके भाजपा के चुनावी संदर्भों में नुकसानदेह है भाजपा को। जंग साहब एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या डिवाइडेड सपा भाजपा को चुनावी तौर पर नुकसान पहुंचाएगी? नहीं, देखिए, डिवाइडेड सपा हो या यूनाइटेड सपा हो, आपने अभी कल ही रैली देखी है, परिवर्तन रैली का समापन कल किया है मोदी जी ने। और जिस भाई पार्क को भरने के लिए लोग कहते थे कि भर नहीं सकता, मैं कल उपस्थित था रैली में,
जितने देर से लोग पहुंचे वो पार्क के बाहर ही रह गए। इतनी बड़ी भीड़ किसी रैली में आज तक हुई नहीं थी। तो जनता का मैंने रैलियां बिहार में भी इस समय देखी है, इन भारतीय रैलियों जनता का कोई पार्टी बहुत मतलब नहीं। तो मैंने 2012 में मायावती जी की रैली भी देखी थी इसी पार्क मगर में, वो एक इतनी ही भीड़ थी मित्र। एक रैलियों की भीड़ से चुनाव के नतीजे तय नहीं होते, डॉक्टर साहब आप जानते हो। मगर एक इंडेक्स, एक पैरामीटर वो भी है, एक पैरामीटर वो भी है। मैं ये कह रहा था कि टूटी सपा हो या जुड़ी हुई नहीं, 12 में चुनाव हार गई, ये न पहले खतरा थी न खतरा है। क्यों 12 में चुनाव हार गई मायावती जी, लेकिन रैली इतनी ही बड़ी हुई थी उनकी भी। देखिए 12 की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। और अगर आज अखिलेश ये बात कहें कि उन्हें मुख्यमंत्री बना के पेश किया गया था, ऐसा तो था नहीं। उस समय तो मुलायम सिंह जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। ये तो जब पूर्ण बहुमत आया है तो मुलायम सिंह जी को भी लगा कि अब अगली पीढ़ी को सत्ता का हस्तांतरण स्मूथली कर देना चाहिए और वो अखिलेश जी को ले आए। परिवार के बहुत लोगों के गले यह निर्णय उतरा नहीं, किसी के गले, विशेष करके शिवपाल जी गले नहीं उतरा। ठीक है, आपके पास आएंगे, मैं यही सवाल और नया अशोक सिंह से भी पूछना चाहूंगा। साधना जी ने, उनके भी गले नहीं उतरा। आज अशोक सिंह, यादव का कोई हिस्सा उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी का जो मतदाता है, जो मुस्लिम मतदाता है उत्तर प्रदेश का, जिसका एक बड़ी संख्या है, वो समाजवादी पार्टी के विभक्त हो जाने के बाद उसका मानस बदलेगा। उसके बदले हुए मानस में क्या भारतीय जनता पार्टी को इस आशय से नुकसान हो सकता है कि मुस्लिम वोटर बसपा की ओर जाना चाहे कि यही पार्टी है जो भाजपा को हरा सकती है? अमिताभ जी, आपने उत्तर प्रदेश को बड़ी राजनीति को बड़ी करीब से देखा और बहुत सारे चुनाव भी उत्तर प्रदेश में देखे हैं। हमने 27 साल यूपी बेहाल का नारा इसलिए नहीं दिया। 27 साल बेहाल कांग्रेस जब से उत्तर प्रदेश में हटी, लोगों ने तमाम जात और मजहब और धर्म के नाम पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, कभी मंदिर के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम से, कांग्रेस कभी जात और मजहब और धर्म की राजनीति नहीं करती है। इस बार आश्चर्यजनक परिणाम होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है। उत्तर प्रदेश का नौजवान विकास चाहता है। उत्तर प्रदेश का नौजवान अब दिल्ली नहीं जाना चाहता। उत्तर प्रदेश का नौजवान अब महाराष्ट्र नहीं जाना चाहता। उत्तर प्रदेश का नौजवान चाहता है कि उत्तर प्रदेश में विकास होना चाहिए, रोजगार मिलने चाहिए। और निश्चित तौर पर दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। हमको भी पता है ग्राउंड पर चुनाव कैसे होता है, गुलाम नबी साहब को भी पता है, मुलायम सिंह जी को भी पता है और अमित शाह को भी पता है। अरे ये छोड़ो ना, नारे क्या हैं, हमको भी जमीनी हकीकत पता है, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो मित्र। नहीं अमिताभ जी, मैंने जो कहा आपसे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे चुनाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं। जात और धर्म में हम अपनी आइडियोलॉजी लेकर जा रहे हैं, हम अपनी विचारधारा के लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं। कौन सी पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, उत्तर प्रदेश का जनमत तय करेगा। 2014 में हिंदुस्तान के अवाम ने जो भारतीय जनता पार्टी को जनमत दिया, क्या मिला 2.5 साल में हिंदुस्तान की जनता को? सवाल केंद्र सरकार से भी होंगे। भैया ये विषय बदल जाएगा। अशोक भाई, मैं असीम बकार जी से एक प्रश्न ले लूं, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। हमारी सहयोगी स्वाति जी का इशारा है कि ब्रेक इसके बाद। वकार साहब, आजम खान साहब ने एक बहुत मौजू बात कही। उन्होंने कहा घर की इस लड़ाई से उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो सपा का सपोर्टर था, मुसलमानों का जो वर्ग, वो दुखी है, आशंकित है। तो अगर पार्टी डिवाइड रहती है तो ये मुस्लिम वोट खिसकेगा। देखिए, आजम साहब बहुत बड़े नेता हैं और हकीकत यह है कि 1990 के बाद से लेकर आज तक पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं खाली, पूरे हिंदुस्तान में अगर मुसलमान किसी को अपना नेता मानता है तो वो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी।
और सच्चाई बता दूं मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान क्या सोचता है, और पार्टी के जो वफादार और ईमानदार कार्यकर्ता हैं हमारे जैसे लोग, उनकी सोच ये है कि मुलायम सिंह यादव जी हमारा दिल है और अखिलेश यादव जी उस दिल की धड़कन है। हम दोनों को अलग करना नहीं चाहते हैं। हमारी तमन्नाएं, हमारी दुआएं ये हैं कि जो भी हालात बिगड़े या जो भी कंफ्यूजन आपस में हुआ, मनमुटाव हुआ, वो एक बार ठीक हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि मुसलमान सिर्फ माननीय नेताजी के साथ पहले भी था और आज भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है, और अब तो और मजबूती के साथ माननीय नेताजी के साथ खड़ा हो गया है। क्योंकि मुसलमान एक वफादार कौम है और मुसलमान जानती है कि हम अगर अब किसी से प्यार करते हैं तो उसको दुख की घड़ी में और परेशानी में तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा सूरज तजुर्बा पश्चिम से दूसरा निकले, है। लेकिन मेरा मुसलमान तजुर्बा है बाप रहेगा। बेटे की लड़ाई में नाते रिश्तेदार रिश्ता खत्म कर लेते हैं, कहते हैं इनको लड़ने दो, इनके बीच में कौन पड़े। सर हम नाते रिश्तेदार नहीं हैं। हम एक जीती जागती जिंदा कौम है। हम फैसले लेना जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारा हक किसने दिलाया, हमारे हक की बात कौन करता है, हमारे बुरे वक्त में कौन खड़ा रहा। जब हिंदुस्तान में हर तरफ कोहराम मचा हुआ था और मुसलमानों की पुष्ट पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था, तो एक आवाज आई थी कि मैं मुलायम सिंह यादव हिंदुस्तान में अकलियत के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे अपनी सरकार गिराना पड़ जाए। अरे तो मुसलमान कैसे भूल जिन्होंने सकता है हक इस बात की को? लड़ाई लड़ी उन्हें तो अध्यक्ष पद से हटा दिया। बकार भाई, जिन्होंने देखिए, अभी बकौल बात चल रही है। आपके हक की लड़ाई लड़ी, रफीकुल मुल्क, बकौल आजम साहब रफीकुल मुल्क, जो मुलायम सिंह है, उनको तो आप लोग की पार्टी ने अध्यक्ष पद से ही हटा दिया, उनकी बुढ़ौती खराब कर दी। जनाब अखिलेश यादव जी का, सर माननीय मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी का कल का बयान आपने सुना नहीं? उन्होंने पेपरों में भी सब निकला है। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि माननीय नेताजी ही सर्वे सर्वा है और उनकी जिंदाबाद पहले लगेगी, मेरी बाद में लगेगी। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग मायूस लोग नहीं हैं, हम लोग जंगजू लोग हैं और हम जानते हैं कि आखिरी वक्त तक, जब तक जंग का फैसला ना हो जाए, ना हम हार की परवाह करते हैं ना जीत की परवाह करते हैं। हम मैदान में खड़े रहते हैं और हमें यकीन है कि ये मामलात सुधर जाएंगे। समाजवादी पहले पार्टी जैसे पहले थी वैसे ही बाद में भी हो जाएगी। नूरा कुश्ती खत्म होगी। बिल्कुल आसिम वकार जी, उम्मीद भी यही करते हैं कि नूरा कश्ती जल्द से जल्द खत्म हो जाए और उम्मीद ये भी है कि सब कुछ ठीक हो जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज का मुद्दा में, और हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। और सवाल यह है कि आखिरकार किस दहलीज पर जाकर समाजवादी पार्टी की ये लड़ाई रुकेगी, क्योंकि ये पूरा मामला अब चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है। सिंबल को लेकर ये पूरा मामला चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार सिंबल पर कानूनी हक किसका है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री के पास चलूंगी मैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, क्या लगता है किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है? देखिए स्वाति, चुनाव आयोग में पड़ला, अगर वहां मामला टिका रहा, ऐसा विवाद बना रहा और सुलह नहीं हुई, तो चुनाव आयोग से जो मैं समझ पा रहा हूं, केवल यही निर्णय आएगा, साइकिल जमा, समाजवादी पार्टी का नाम जमा, तुम मोबाइल ले जाओ, तुम ट्रांजिस्टर ले जाओ और नए नए नाम पार्टी के ले जाओ और चुनाव लड़ो। चुनाव आयोग से यही उत्तर मिलना है, नेताजी के खेमे को भी और मुख्यमंत्री के खेमे को भी। मेरे पास सुरजीत सिंह डंग जानते होंगे, 69 में इंदिरा जी ने तोड़ी पार्टी। हाँ। चुनाव निशान जब्त हो गया, नया मिला, 2 बैलों की जोड़ी नहीं मिली थी जी। 75 में इंदिरा ने तोड़ी पार्टी, चुनाव चिन्ह जब्त हो गया, नई पार्टी, नया नाम मिला। मैं 100 उदाहरण गिना दूंगा बिना गूगल देखे जी। तो समाजवादी पार्टी 3 लोग से न्यारी मथुरा तो है नहीं।
कि इसके लिए कोई नया नियम लागू होगा? जी, ये भैंस तो गई पानी में। साइकिल तो नहीं मिलती। अगर दो पार्टियां बनी तो लिख के रख लीजिए, साइकिल किसी की नहीं होगी। अब घड़ी मिले, अंगूठी मिले, ट्रांजिस्टर मिले, मोबाइल मिले, पंखा मिले, वो आपका भाग्य। बिल्कुल। मैं एक दूसरी बात कहता हूं जी, स्वाति जी, हमारा और मुलायम सिंह जी का जो पैतृक इलाका है उसकी सीमा मिलती है जी, फर्रुखाबाद और इटावा। जी, वहां एक बड़ी भारी मशहूर कहावत है पुरानी, अगर कोई हो उधर से संबंध होगा तो जरूर जानते होंगे लोग, नहीं तो दर्शक आनंद लेंगे कि भुस्मे दई के आग जमालो दूर भई। समाजवादी पार्टी में ये है कि इधर भी ढेर सारी जमा लो, उधर भी ढेर सारी जमा लो, तो निपटे कैसे? अशोक सिंह, ज्यादा समस्या नेताओं में है या जमालों से है? अमिताभ जी, इटावा को भी आप करीब से जानते हैं और उस क्षेत्र को भी करीब से जानते हैं। मैंने पहले वक्तव्य में भी कहा कि आपने समाजवादी पार्टी को बनते भी देखा और आज बिखरते हुए देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर वो जमाना भी देखा होगा कि चौधरी देवी दयाल से लेकर, चंद्रशेखर से लेकर और विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर और आदरणीय अजीत सिंह जी लेकर मुलायम सिंह जी ने जो सियासत की, आज वो पुत्र के सामने हैं। तो लगातार मैं निश्चित तौर पर साधुवाद दूंगा इस परिवार के लिए, अखिलेश जी को लिए और मुलायम सिंह जी के लिए, क्योंकि रूलिंग पार्टी है और रूलिंग पार्टी को सड़क पर लड़ने के लिए, सत्ता की बंदर बाट के लिए अगर दिल और सर्जरी का मेल है तो सर्जरी क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव? अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे कि धड़कन अखिलेश जी हैं और दिल मुलायम सिंह जी हैं, तो उस दिल की सर्जरी क्यों कर दी? अरे भाई, इस मुख्यमंत्री बनाया है, सब कुछ दिया है। मैं समाजवादी पार्टी का वकील नहीं बनता जी, मगर निश्चित तौर पर आपने बंदर का बड़ा दिल था, इस्तेमाल किया। एक कहानी है, बंदरबाट शब्द जहां से आया, कहानी से आया। क्या इस बंदरों की लड़ाई में, बंदरबाट में बिल्ली का लाभ होगा? और अगर हां तो बिल्ली कौन है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जात और मजहब और धर्म पर वोट मांगने की रोक लगा दी है। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं अमिताभ जी कि उत्तर प्रदेश की जनता इन सारी चीजों से अब उब गई है, क्षेत्रीय दलों से उब गई है। हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऑथेंटिक बयान पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कभी नहीं कहा कि हम समझौता करेंगे, हम गठबंधन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा, और जो लोग ये कहते रहे कि लोहियावादी, चरण सिंह वादी, ये वो तय करें, जनता तय करेगी 2017 में। अरे मैंने पूछा क्या यार अशोक जी, आप क्या जवाब दे रहे हो? जी ठीक है, ठीक है, ठीक है अशोक जी, ठीक है। डंग साहब, जो सवाल मैंने अशोक भाई से पूछा था वही निवेदन आपसे। दो बंदरों की लड़ाई, जैसा अशोक जी कह रहे बंदर बांट, दो बंदरों की लड़ाई में क्या बिल्ली को लाभ होगा? और अगर हां तो आज की राजनीति में उत्तर प्रदेश में बिल्ली कौन है? देखिए, एक बहुत पुराना नारा था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। आज तो न मुलायम साहब का जलवा नजर आ रहा है, न अखिलेश जी का नजर आ रहा है। आज तो जलवा नजर आ रहा है बी जमालों का, और ये बी जमालो जो हैं वो नाम कहीं छिपे नहीं। नवाब ने लिखा था, दोनों गुट ये जानते हैं कि बी जमालो किस गुट में कौन है? हाँ, तो ये दोनों जानते हैं कौन कौन लड़ा रहा है, और दोनों कह रहे हैं इनको निकाल दीजिए, उनको निकाल दीजिए। और बहुत से तो छोटी छोटी जमालो हैं जो केवल बंद कमरे में डांस करती हैं और कंफ्यूसी करती हैं। तो उनका जो महत्व बढ़ा है, निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि वो महत्व बना रहे। दूसरी बात, अभी वकार साहब ने एक बात कही कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान मुलायम सिंह को अपना नेता मानता है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को ममता जी को अपना नेता मानता है, आंध्र प्रदेश में और वहां पर ओवैसी साहब को मानता है। तो ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति का किसी खास कौम के वोटरों पर एकाधिकार है। और मैं जिस दिन देश का अल्पसंख्यक मुसलमान विशेष करके समझ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं करती, वो उतना ही इस भारत माता का पुत्र पुत्री है जितना अन्य धर्मावलंबी है। उस दिन वो विकास के नाम पर, एकता के नाम पर,
राष्ट्रीयता के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित होगा। और एक बात मैं कह दूं, फिर अवसर मिले ना मिले, देखिए मनुष्य की विश्वसनीयता जिस दिन उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, जिस दिन क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी खड़ी हो जाती है, उस दिन आदमी का पतन प्रारंभ हो जाता है। यह जो पिता पुत्र का झगड़ा है, अगर अखिलेश जी विजयी होते हैं तो सामान्य जनता यह कहेगी कि जो बाप का नहीं हुआ हमारा क्या होगा। ठीक बात है साहब। और अगर मुलायम सिंह जी विजयी होते हैं तो जो बेटे के प्रति निष्ठुर है उसको न्याय नहीं दे सकता, वो हमें क्या न्याय देगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे। ये इसलिए नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक परिवार को टूटते हुए देखना पानी में जंग साहब आपका लबुलवा भैंस गई पानी में। आसिम वकार साहब, मैं आपकी बात सुनूंगा, उससे पहले एक सवाल। नहीं भैंस पानी में, उससे पहले एक सवाल से निकल सकती है भैंस पानी। ये आपकी पार्टी का जो भी संघर्ष कुछ दिनों से सतह पर है, हमारी साथी स्वाति हमसे कह रही थी कि इस 3-4 दिनों के दौरान जितने भी मुस्लिम लोगों से चर्चा हुई, मुसलमान बिरादरी के लोगों से, सब लोगों ने इस बात पर नाखुशी जताई कि परिवार में जूता लात चल रहा, सबका मन खट्टा हो रहा। फिर ये बात समाजवादी पार्टी मानने को तैयार क्यों नहीं कि आप लड़ेंगे तो मुस्लिम आपसे अलग हट जाएगा। वकार साहब, देखिए अच्छा सवाल आपने पूछा है, लेकिन आपके सवाल से पहले मैं 30 सेकंड चाहता हूं डंग साहब के जवाब के लिए। बड़ी इन्हीं ने खूबसूरती से कहा कि मुसलमान को सब वोट बैंक समझते हैं और बीजेपी वोट बैंक नहीं समझती है। तो मैं बता दूं बीजेपी समझती क्या है। आपका वोट बैंक तो कोई और धर्म है और भारतीय जनता पार्टी, सुनिए सर बात कर लेने दीजिए मुझे, मैं बोला नहीं, आप बोल लीजिए, मैं फिर बोल लूंगा। एक भारत का नागरिक हमारे लिए सम्मानित है, उसकी पूजा पद्धति क्या है, वो किस किताब के मुताबिक चलता है, वो क्या खाता साहब, ना आसिम वकार आप जब बोल रहे थे तब खामोश थे, अब वकार साहब को बोलने दीजिए। मैं साहब फिर खामोश हो गया, फिर बोलेंगे मैं फिर खामोश हो जाऊंगा। जंग साहब, नो, दिस इज नॉट द वे। आसिम वकार आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक तो कोई और धर्म है। नहीं, आप खामोश मत बोलिए, बोलिए जंग साहब प्लीज। मुसलमानों को चारे की तरह इस्तेमाल करती है। जी वकार साहब, मैं कहां बोल रहा हूं भाई? भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक तो भारतीय जनता पार्टी का है हिंदू, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को चारे की तरह इस्तेमाल करती है कि चारा लगा के बाकी लोगों को फंसाती है। यह बात किसी से छुपी नहीं है। और डंग साहब, आप जिस तरह की बात बोल रहे हैं, आप तो अगर मैं समझता हूं आप जैसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में सब हो जाए और इतने ही शरीफ लोग हो जाए, इतने ईमानदार लोग हो जाए, तो सब क्या कहने, हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया बन जाएगी। लेकिन आप योगी जी के बारे में जरा बोल दीजिए, गिरिराज सिंह के बारे में बोल दीजिए, वो जो साध्वी हुआ करती हैं, वो जो मंत्री हैं निरंजना ज्योति जी के बारे में बोल दीजिए, या जिस तरह के आपके विनय कटियार साहब हैं इनके बारे में बोल दीजिए, या जिस तरह के अशोक सिंघल जी की हैसियत थी उनके बारे में बोल दीजिए, या जिस तरह के बयानात और हरकतें आपके सहयोगी दल बाल ठाकरे साहब उत्तर प्रदेश के बारे में और भाईजों के बारे में बोला करते थे, जरा वो बोल दीजिए। तो अभी आप भाग खड़े होंगे यहां से, आपके पास जबान नहीं होगी कहने के लिए कि आप किस तरह, आप शरीफ आदमी हैं, आप गलत दल में फंस गए हैं, तो आप चाहते हैं कि बीजेपी आपकी निगाह से चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरा बकार साहब एक मेरा सवाल का उत्तर दे दे तो फिर जंग साहब से निपटते समझते रहना समझ में आएगी। मैं भी जानना चाहता हूं, मेरी सहयोगी स्वाति भी जानना चाहती है, 2 बंदरों की लड़ाई में क्या बिल्ली रोटी ले जाएगी, और अगर हां तो वो बिल्ली कौन है? बताइए वकार साहब, बिल्ली कौन है? सर जिसने बिल्ली का नाम लिया है, बिल्ली वही बताए। मैं तो समझता हूं कि हम लोग पूरी ताकत लगाए हुए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी मामलात हैं वो सही हो जाएंगे। और वक्त दीजिए थोड़ा सा, कल तक के इंशाल्लाह शाम तक के, परसों तक के समाजवादी पार्टी जिस तरह से थी उसी तरह से चलेगी। ये हमारी सबकी दुआएं भी हैं और तमन्नाएं भी हैं।
बकार साहब, दुआ और तमन्ना से दुनिया चलती होती तो दुनिया में कोई तकलीफ नहीं होती। अस्पताल बंद हो गए होते, अनाथालय बंद हो गए होते, वृद्धाश्रम बंद हो गए होते, लूटपाट व्यभिचार बंद हो गया होता, नहीं। लेकिन सर, जब डॉक्टर भी हार जाते हैं और दवाएं काम करना बंद कर देती हैं और आयुर्वेद और होम्योपैथिक सब काम करना बंद कर देते हैं, तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि साहब प्रार्थना कीजिए ईश्वर से। तो आखिरी दवा तो वही है, प्रार्थना, दुआ। तो हम वही दुआ कर रहे हैं। जब मरीज इलाज हो जाता है तब दुआ की बात आती है। मैं तो चिकित्सक हूं, मैं कहता हूं भाई ठीक है, हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी लाइलाज बीमारी हो गई है, कहते दुआओं की जरूरत है? अब बकार भाई, दवा बेकार हो गई, समाजवादी पार्टी लाइलाज बीमारी हो गई है क्या कि दुआ की जरूरत है? अशोक सिंह, मैंने वही पूछा, क्या दवा का वक्त खत्म, दुआ का वक्त आ गया? नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैंने कही, देखिए सब पॉलिटिकल लोग बैठे हैं। अमिताभ जी, सवाल बड़ा गंभीर है। रूलिंग पार्टी का झगड़ा मुझे लगता है देश हित में नहीं है ना प्रदेश हित में है। आपस में मिल बैठकर भाई किसका झगड़ा है? अखिलेश जी के पिता है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश जी के चाचा है शिवपाल यादव। अगर आपस में बैठ के बात कर ले, मुझे लगता है कि जो आवाम ने 2012 में आपको जो मैंडेट दिया है और 6 महीने से लगातार, 7 महीने से लगातार आप लगातार कभी किसी को निकालते हो, कभी उसको निकालते हो। परिवार की पार्टी है, कोई बाहर के लोग नहीं लड़ रहे हैं। दूर से कहना बहुत सरल है, तो लोग दूर से कहना बहुत सरल है मित्र, झगड़ा इतना सरल नहीं है जितना हम आप टीवी पे बोल रहे हैं। ही जाने अमिताभ जी, झगड़ा रास्ते उन्हीं को निकालने हैं, उनकी पार्टी का मामला है, उनके परिवार का मामला है, रास्ते उन्हीं को निकालने पड़ेंगे। अमिताभ जी को नहीं निकालने होंगे, स्वाति जी नहीं निकाल पाएंगी, अशोक सिंह नहीं निकाल पाएंगे। ये निर्णय उनको करने हैं कि देश के आवाम के सामने, प्रदेश के आवाम के सामने क्या लेके जाएंगे। कि परिवार भी ये झगड़ा रहा है कि साइकिल मेरी है कि साइकिल तेरी है। अच्छा, स्वाति जी कुछ पूछना चाह रही है, स्वाति कुछ कहना चाह रही है। बिल्कुल अशोक जी, जिस तरह से ये तमाम चीजें चल रही हैं, यही सवाल सबसे, आखिरकार जनता के मन में जो तमाम चीजें होती हैं, जनता के मन में जो तमाम सवाल होते हैं, आखिरकार उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, जो तमाम चीजें हैं जनता के मन का आखिरकार पॉलिटिकल पार्टियां कभी क्यों नहीं सोचती या सरकारें क्यों नहीं सोचती? निश्चित तौर पर लोकतंत्र में, स्वाति जी, लोकतंत्र में 5 साल के बाद किसी की भी सरकार रही हो, जवाबदेही बनती है, जवाबदेही देनी होती है। जिस मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। 2012 में मुलायम सिंह जी को अपने राजनीतिक जीवन में इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला होगा जो 2012 में उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। अब वो इसलिए नहीं दिया था कि भाई कल तो मुझे निकाल दो, कभी बर्खास्त मुख्यमंत्री कर दो, पैर छू के मुख्य सचिव बना दो। तो जनता वाकई उत्तर प्रदेश की समझती है। मैंने पहले भी वक्तव्य में स्वाति जी, अमिताभ जी को बोला कि उत्तर प्रदेश की जनता इन सारी चीजों से ऊब गई है। अमिताभ जी ने कहा कि ब्रेक लेते हैं, अब उत्तर प्रदेश की भी जनता ब्रेक चाहती है जात और धर्म और मजहब की राजनीति से। तो निश्चित तौर पर जवाबदेही होगी समाजवादी पार्टी की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। हम 27 साल से सरकार बनी है, संख्या बल हमारी इतनी नहीं थी कि हम सरकार बनाए। इस बार हमें उम्मीद लग रही कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें विश्वास देगी। जी अमिताभ जी। ठीक है, डंग साहब, लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। ये समाजवादी पार्टी का दंगल अगर 2 पार्टियों में जाके अंत हुआ इसका, तब उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इसमें सैद्धांतिक बातें मत बताइएगा प्लीज, व्यवहारिक राजनीतिक बात, तब उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका इंपैक्ट क्या होगा? डंग साहब, लास्ट कमेंट। देखिए, मैं एक बात कह के फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, जनता ने, भारत की जनता ने 7 साल के शासन के बाद एक ब्रेक लिया, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बैठा दिया। अब जो ब्रेक होने वाला है वो ब्रेक भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ होगा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। दूसरी बात, अगर यह दूध फटा, अब इसमें नींबू पड़ चुका है,
अब वो नींबू कितना और पड़ जाएगा। अगर एक बार ये दूध फट गया और पनीर अलग हो गई और पानी अलग हो गया, तो दोनों की कीमत अलग अलग जब पड़ेगी तो उसकी स्थिति यह बनेगी कि इनके वोटर्स को विचार करना पड़ेगा, वो किसी वर्ग के हो, क्योंकि काफी हद तक अब राजनीति और मजहब इसको प्रभावित कर रहा है राजनीति को। तो ये जब ये खेमे बटेंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी को तो घाटा होगा ही। असीम वकार साहब से लास्ट पूछ लूं। वकार साहब, सुरजीत सिंह डंग कह रहे हैं दूध में नींबू पड़ गया, क्या अब फटे दूध से आप रसगुल्ला बना सकते हैं कि नहीं? वकार साहब, दूध तो फट गया, अब रसगुल्ला बना सकते हो या पानी में फेंकोगे, नाली में? नहीं सर, दूध फट गया नहीं फट गया, अभी तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दबाजी है ये कहना। डंग साहब ने बहुत जल्दबाजी में ये बात कही है, हम लोग इतनी जल्दबाजी में नहीं है। नहीं, मैंने ये भी कामना की भैया मिले रहो आप। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आसिम जी, तो डंग साहब जल्दबाजी में हैं और हम लोग जल्दबाजी में नहीं हैं। हम आखिर तक उम्मीद रखेंगे और हमें उम्मीद है कि माननीय नेताजी सब ठीक कर लेंगे। जी अशोक जी, बहुत कम शब्दों में। निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा कि समाजवाद लोकतंत्र में जो रूलिंग पार्टी है उस तरह के झगड़े मुझे लगता है कि प्रदेश के हित में भी नहीं है। साधुवाद है दोनों परिवारों में एका हो जाए, अखिलेश यादव जी को बड़ा दिल करना पड़े और मुलायम सिंह जी को भी बड़ा दिल करना पड़े, आपस में बैठ के तय कर ले। और शुक्रिया, हमारा हम शुभकामनाएं हमारी। जी बिल्कुल, तो फिलहाल कहा जा सकता है देश की जनता आपको भी 2017 में देगी। आज 55वां दिन है, 125 लोग जो खत्म हो गए, ये भी देश की जनता देख रही है। लखनऊ आने के बाद क्या जो भीड़ बुलाई गई थी, कैशलेस से आई थी कि पेटीएम से आई थी, ये भी बता दीजिए। आज भी 55 दिन होने के बाद जनता लाइन में लगी है। जी अशोक जी, लगी है। ये तो आप डेढ़ आदमी कह रहा है कि भाई देशद्रोही को अभी इसका समय नहीं मेरे इस शो में। बिल्कुल अमिताभ जी, अब बारी संपादकीय टिप्पणी, क्योंकि जो सुलह वाली शर्तें थी, ना ये आज का विषय है ना समय है मित्र, माफ करिए ना। बिल्कुल संपादकीय टिप्पणी अमिताभ जी। समाज, देखिए सैद्धांतिक बातें जो अशोक सिंह ने की, कुछ हमारे मित्र डंग साहब ने की, देश, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, जनता का दर्द, ये सब चीजें ठीक है, सैद्धांतिक बातें हैं, लेकिन ये मसला खांटी राजनीतिक है। और यहां बैठ के आप कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर लो, लेकिन जब आप अपनी पार्टी के वॉर रूम में बैठते हो तो एक इतनी बड़ी पार्टी जो सूबे पर हुकूमत कर रही है पूर्ण बहुमत के साथ, वो अगर विखंडन की ओर जा रही है तो उसका असर निगेटिव या पॉजिटिव कांग्रेस भी झेलेगी, बीजेपी भी को पर भी पड़ेगा, बसपा पर भी पड़ेगा, निगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश की एक इतनी बड़ी पार्टी विभाजित हो जाए और बाकी कोई पार्टी उसके असर से अछूती रहे। किसी को घाटा हो सकता है, किसी को फायदा हो सकता है। इन बातों का वहां कोई अर्थ नहीं। राजनीति तो बड़ी निर्मम होती है और बड़ी निष्ठुर होती है, वो अपनी गति से चलती है। लेकिन कुछ बातें मैं समाजवादी पार्टी के लिए जरूर कहूंगा। असीम वकार जी, मेरी बात लिख लीजिए। अगर समझौता नहीं हुआ और पार्टी एक होकर नहीं गई और चुनाव आयोग से आपने अपना झगड़ा वापस नहीं लिया, तो साइकिल अतीत की चीज हो जाएगी, संग्रहालय में मिलेगी साइकिल, संग्रहालय में, सफाई में नहीं। ये जान लीजिए, तीली तीली बिखर जाएगी, जर्रा जर्रा बिखर जाएगी। पार्टी का नाम भी संग्रहालय में मिलेगा। बच्चे स्कूल की किताब में पढ़ा करेंगे कि एक थी समाजवादी पार्टी। ये हो सकता है आप समाजवादी पार्टी मुलायम ले आओ, हो सकता है समाजवादी पार्टी अखिलेश नाम मिल जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी नाम जब्त हो जाएगा। और मेरी बात से लोग सहमत होंगे जो लोग राजनीति के और खासतौर पर चुनावी राजनीति को समझते हैं। चुनाव में
उत्तर प्रदेश छोड़ो, यहां की आबादी तो अधिकांश आबादी बहुत शिक्षित नहीं है। अमेरिका में भी चुनाव चिन्ह का बहुत महत्व है। हिलेरी और ट्रंप भी चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़े। तो एटा में, इटावा में, गरौठा में, मऊ में, मोहम्मदाबाद में, गाजीपुर में, संकिसा में, खिमसेपुर में, रोहनिया में, पटरौना में जब लड़ने जाओगे और एक बताओगे कि मेरा चुनाव चिन्ह मंजीरा और दूसरा कहेगा मेरा ढोलक, 15 दिन के भी अंदर नॉमिनेशन करना होगा फर्स्ट राउंड का। अभी तक जो तस्वीर बन रही है 20 दिन के भीतर पहचानेगा कौन मंजीरा, पहचानेगा। और एक बात इसके अलावा हो सकता है चुनाव चिन्ह बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का परिवार एकता कर ले, लेकिन अब ये एकता जो जंग साहब ने कहा था कि जुड़े गांठ परी जाए, गांठ के साथ एकता होगी। इतने अंतर विरोध, इतने द्वेष, इतनी ईर्ष्याएं, इतने व्यक्तिगत मतभेद और इतने पारिवारिक मतभेदों के बोझ के साथ आप एक पार्टी के रूप में भी जाएंगे तो भी बहुत अच्छे ढंग प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपको पता है बूथ लेवल पर डिवीजन हो गया। चुनाव आयोग में डिवीजन जब होगा तब होगा। ये इनका आदमी, वो उनका आदमी। नई प्रचार सामग्री छप गई। कार्यकर्ता संकट में मुलायम सिंह की फोटो वाला झंडा ले या भैया की फोटो वाला झंडा ले, डंडा तो कॉमन है लेकिन झंडा किसका ले? एक में मुलायम सिंह का फोटो, दूसरे में अखिलेश जी का। क्या करोगे? ये ठीक है, लेकिन कम से कम असीम वकार भाई ने बड़ी ढंग से और बड़े उदार मन से ये तो माना कि जरूरत दुआ की भी है। दुआ है। हिंदुस्तान में कोई नहीं चाहता परिवार में विघटन हो। ये भारत है, ये भावुक देश है। यहां कोई नहीं चाहता कि एक वृद्ध पिता और एक युवा पुत्र में बिछोह हो, टकराव हो। ये भारत नहीं चाहता। लेकिन इसके लिए वकार साहब मन बड़ा करना होगा। षड्यंत्रकारियों से दूर होना होगा सबको। जो मैंने कहा था जमालो, इधर भी जमालों की भरमार, उधर भी जमालों की भरमार। पार्टी सांस ले तो कैसे ले? एक मूर्ति को टुकड़ों टुकड़ों में बांट के आपने मंदिर बना दिए। बोले ये छोटे चाचा का मंदिर, ये बड़े चाचा का मंदिर, ये बाबूजी का मंदिर, ये भैया का मंदिर। नहीं बना दिए क्या? आपने उस बड़े मंदिर की मान्यता खुद नष्ट कर दी। अब आप जाएंगे चुनाव में, चुनाव सर पर, नगाड़ा कल बज जाए, परसों बज जाए, आचार संहिता लगने को दरवाजे पर खड़ी, देहरी लांघने भर की देर है और चुनाव में पहुंच जाएगा सुबह किसी भी क्षण। इसीलिए आपकी सरकार आज शाम को जल्दी जल्दी ट्रांसफर भी कर रही है कि लगे हाथ जितने कर दो उतने ठीक। और आपकी ही पार्टी के एक बड़े नेता मुझसे कह रहे थे कि नेताजी को भी आचार संहिता लगने का इंतजार है। तब सरकार की लाल बत्ती की हनक खत्म हो जाती है जब आचार संहिता लग जाती है। तब लड़ाई थोड़ी और कठिन हो जाएगी। जब आप सरकार में होते हैं तो आपका थोड़ा अपर हैंड होता है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद जो वास्तविक प्रशासन है वो चुनाव आयोग के सुपुर्द हो जाएगा। इसलिए डगर कठिन है वकार साहब। तय आप लोगों को ही करना है, परिवार को करना है। हम उत्तर प्रदेश के लोग ये दुआ कर सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र स्वस्थ रहे, प्रदेश में लोकतंत्र स्वस्थ रहे और राजनीति कलुषित भावनाओं से नहीं चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल अमिताभ जी, ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि डगर बहुत कम है, साइकिल अतीत की चीज ना हो जाए, इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। वक्त बहुत कम है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और कितना असर इन तमाम चीजों पर पड़ता है आगे के लिए, ये फिलहाल देखना बाकी होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आसिम वकार जी आपका भी, डॉक्टर सुरजीत सिंह जी आपका भी, अशोक सिंह जी आपका भी और अमिताभ अग्निहोत्री जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।